नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का टीएससी क्लासेस भाई अंकित सर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम मैथ के प्रैक्टिस सेट नंबर 55 के बारे में। फ्रेंड्स, यहाँ मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 55 है, जो कि इसमें होने वाले 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होने वाला है। फ्रेंड्स, आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए, क्योंकि यह वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो प्रीवियस ईयर की हम बात कर रहे थे, प्रीवियस ईयर या किन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो यह है इन सभी का, जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीएसएफ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एससी पेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस, दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, या किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप सभी तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए यह जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो फ्रेंड्स, और देरी न करते हुए चलते हैं महत्वपूर्ण पहले प्रश्न होने वाला है। एक किसी कार्य के 60% भाग को 18 दिन में कर सकता है। तो 60% मतलब क्या होता है फ्रेंड? 60% मतलब 10% मतलब होता है 1/10, तो इसका 6 गुना है, तो 6/10, 6/10 मतलब 3/5, 3/5 हो जाएगा। कहा गया है ए इसी कार्य के 3/5 को कितने दिन में पूरा करता है? हम कहेंगे 18 दिन में, लिखा गया 18 दिन में पूरा कर सकता है। इसको हम काट देंगे, 6 3 18 और 6 5 30, पूरा काम कितने दिन में पूरा करेगा? 30 दिनों में पूरा कर देगा। अब बताएंगे जबकि बी उसी कार्य के 40% भाग को, 40% मतलब की बात होता है 1% बराबर, मतलब कि 10% बराबर होता है 1/10, तो 40% बराबर 4/10 हो जाएगा। 4/10, 4/10 मतलब कि 2/5, 2/5 निकल के आएगा। तो बी जो है इसी कार्य के 2/5 भाग को वह पूरा करता है 10 दिन में। तो 10 दिन में पूरा काम कितने दिन में पूरा करेगा? 5, 10 5 5 25, तो पूरा काम 25 दिनों में पूरा करेगा। अगर हम 25 और 30 का एलसीएम लेते हैं, तो 25 और 30 का एलसीएम निकल के आएगा 150। 150 में 30 से भागा देंगे तो यह जाएगा 5 बार, और यह जाएगा फ्रेंड्स 6 बार, 6 बार जाएगा। तो अब बात करना, दोनों एक साथ मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं। तो 10 दिन में कितने दिन का कार्य करेंगे फ्रेंड्स? तो यह 10 दिन तक मिलकर 6 5 11, 11 की यूनिट से 10 दिन तक 110 काम कर देंगे, 110 काम कर देंगे। तो इसमें से अगर हम 110 को घटाएंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 40, 40 निकल के आएगा। कहा गया है सी शेष कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकता है। शेष कार्य कितना बचा हुआ है फ्रेंड? 40 ही शेष, यही बचा हुआ है 40 ही, तो शेष 40 बचा है। 40 को जो सी है वह 4 दिनों में पूरा करता है, 4 दिनों में पूरा कर सकता है। तो सी की एफिशिएंसी निकल के आ गई फ्रेंड्स, सी की क्षमता कितनी निकल के आ गई? सी की क्षमता जो है वह 10 निकल के आ गई है। तो बताया गया है पूरा कार्य करता है। सी अकेले समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? सी जो है वह समान कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, मतलब कि जो है सी जो है वह 150 कार्य को कितने दिनों में पूरा कर, यही पूछा गया है। तो सी जो है वह 150 कार्य को कितने दिनों में 10 की एफिशिएंसी से कितने दिन में पूरा कर देगा? तो इसको हम काटा पीटी मचाएंगे यहाँ से, तो 0 0 कट जाएगा, तो यह बच जाएगा 15 डेज में जो है वह सी पूरा कर देगा इस कार्य को। कितने दिनों में? 15 दिनों। 15 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको यह प्रश्न जो है अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर फ्रेंड्स समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर न समझ में आया तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। तो आप कमेंट करके बताइए कि आप क्यों इसे डिसलाइक किए हैं, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आज के। तो जो सेकंड क्वेश्चन आने वाला, एक वर्गाकार कार्डबोर्ड जिसकी भुजा 3 मीटर है, 3 मीटर है, को त्रिभुज बनाने के लिए इसके एक विकर्ण से मोड़ा जाता है। एक त्रिभुज बनाने के एक विकर्ण से मोड़ा जाता है। त्रिभुज की ऊंचाई है, एक वर्गाकार कार्डबोर्ड है, वर्गाकार ऐसे कार्डबोर्ड हो गया फ्रेंड्स इस प्रकार से। तो इसको बताया गया है इस प्रकार, मतलब त्रिभुज के रूप में मोड़ा गया है। तो इस जिसकी भुजा जो है 3 मीटर है, 3 मीटर यह भी है, 3 मीटर, जैसे वर्ग क्या है, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, 3 मीटर यह भी है। तो यहाँ से निकल के आया, पूछा गया, बताया गया है कि त्रिभुज बनाने के लिए इसके एक विकर्ण को से मोड़ा गया, विकर्ण एक वाला ये हो जाएगा, तो यहाँ से इसको मोड़ा जाएगा तो यह त्रिभुज बन जाएगा। तो अगर विकर्ण निकालना हुआ, तो विकर्ण निकालना हुआ हमको, वर्ग का विकर्ण होता है फ्रेंड्स यहाँ से 3 √3, 3 √2 निकल के आता है वर्ग का विकर्ण।
तो यह निकल के आएगा 3√2। मतलब कि अगर सारी भुजाएं वर्ग की ए है तो उनका जो विकर्ण निकल के आएगा वह a√2 होता है। तो अब पूछा गया है इसकी ऊंचाई क्या है। जैसे यहाँ पर त्रिभुज, हम त्रिभुज का अलग कर लेते हैं। त्रिभुज कैसे बना है, इस प्रकार से त्रिभुज बना हुआ है। तो यह 3 है, यह 3 है और यह 3√2 है। तो इसकी ऊंचाई पूछी गई, ए वाली ऊंचाई पूछी गई है। अगर फ्रेंड्स हमको ऊंचाई ज्ञात करना हुआ तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम करते हैं, यह फ्रेंड्स एक है, यह एक क्या है, यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है क्योंकि इसकी दो भुजाएं बराबर है। सो समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है फ्रेंड्स वह होता है 1/2। अरे समद्विबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वह 1/2 होती है। ऊंचाई h बराबर 1/2 अंडर रूट 4a² माइनस का b²। तो 1/2 हो जाएगा 1/2। अगर हम यहाँ से 4a² मतलब कि 4 और 3 का स्क्वायर करेंगे, 4 × 3 का स्क्वायर माइनस b² मतलब 3√2 का स्क्वायर। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, 1/2 आ जाएगा और इधर निकल के आएगा 4 3 12, 4 9 यहाँ से कॉमन ले लेंगे। कितना फ्रेंड, 9 यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 9 और बचेगा यहाँ पर 4 और माइनस का 2। तो यहाँ पर बच जाएगा 9 कॉमन, 9 बाहर आ जाएगा, 9 बाहर आएगा तो 3 आएगा, 3/2 फिर अंडर रूट यहाँ बच जाएगा 2, अंडर रूट 2 बच जाएगा। तो 3/√2 को हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, 3/√2 को हम लिख सकते हैं 3/√2 कैसे लिखेंगे, 3/2 और अंडर रूट को लिख सकते अंडर रूट 2 और 2 को हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 और अगोड़े अंडर रूट 2। तो यहाँ से अंडर रूट कट जाएगा तो यहाँ पर जाएगा 3/√2 किसमें फ्रेंड, हम कहेंगे सी वाले में है। तो सी वाला यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। और इसकी ऊंचाई क्या निकल के आए फ्रेंड्स, तो उसकी ऊंचाई निकल के आएगा 3/√2 निकल के आ जाएगी। तो जैसे ही फ्रेंड्स 3/√2 निकल के आती है हम तुरंत निकल चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि अगला प्रश्न दिया गया है। एक त्रिभुज का आधार एक ऐसे वर्ग के परिमाप के बराबर है जिसका विकर्ण 7√2 है। 7√2 है तो बताया गया कि त्रिभुज का ऐसा मतलब कि ऐसे वर्ग के परिमाप के बराबर है। वर्ग है यह भी और यह फ्रेंड्स त्रिभुज है। तो इसका जो विकर्ण है मतलब कि जो इसका विकर्ण वर्ग का वह 7√2 है। जब विकर्ण 7√2 हो गया तो इसकी भुजा हो जाएगी 7, यह भी 7 और यह भी 7 और यह भी 7। तो कहा गया है कि परिमाप के बराबर है, मतलब कि एक त्रिभुज का आधार एक ऐसे वर्ग के परिमाप के बराबर है। अगर हम इसका वर्ग का परिमाप निकाल लेते हैं तो वर्ग परिमाप 7 7 14 17 7 चौक 28, 7 चौक 28, यह आधार जो है यह 28 है। वही तो पूछा है वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो वर्ग का परिमाप कितना निकल गया, 28 निकल के आएगा। 28 यहाँ से इसका निकल के आएगा आधार। तो जिसका विकर्ण जो है 7√2 है, इसकी ऊंचाई एक वर्ग की भुजा के बराबर है। इसकी वर्ग की जो ऊंचाई है, इसकी एक वर्ग की भुजा जिसका क्षेत्रफल 169 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब दूसरा त्रिभुज है तो दूसरे वर्ग का जो क्षेत्रफल है वह 169 होता है। तो जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है फ्रेंड्स वह होता है a² मतलब कि a² बराबर 169 है तो a बराबर आएगा 13। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या ज्ञात कीजिए। तो इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई यहाँ से दिया गया है, ऊंचाई a वाली, तो a वाली दी गई फ्रेंड्स इसकी वर्ग की एक भुजा के बराबर है। मतलब कि किसकी वर्ग के बराबर है, हम कहेंगे 69 वाले का। तो 69 वाले इसमें एक भुजा है 13, तो 13 इतना आ जाएगा यहाँ पर 13 आ जाएगी इसकी ऊंचाई। तो क्षेत्रफल हम नहीं निकाल सकते, क्षेत्रफल बराबर होता है फ्रेंड्स त्रिभुज की। अगर हम क्षेत्रफल निकालना हुआ, क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार दिया गया फ्रेंड्स 1/2, आधार दिया गया 28 और ऊंचाई दी गई 13। तो यहाँ से नहीं निकाल सकते, 13 14 दूना 28। तो 14 × 13 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर। तो 14 × 13 करने पर आंसर क्या निकल के आएगा फ्रेंड्स, तो 14 × 13 निकलने पर आंसर निकल के आएगा 4 × 3 = 12 मतलब 185 निकल के आ जाएगा।
182 निकल के आ जाएगा। तो 182 किस ऑप्शन में फ्रेंड्स, हम कहेंगे 182 ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स विकल्प नंबर बी सही आता है तुरंत निकलते हैं हम अगले प्रश्न पर। वाला है ए, बी और सी ने क्रमशः 55,000 निवेश किए, मतलब 55,000, 65,000 व 75,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। एक व्यवसाय को शुरू किया। अगर हम यहाँ से अनुपात निकाल लेते तीनों का तो 1 2 3 और 1 2 3, 1 2 3 0 से 3 0 कट जाएगा। अब इसको काटेंगे 5 से जाएगा 11 बार, 5 से जाएगा 13 बार और 5 से जाएगा 15 बार। अब बताया गया है ए एक कामकाजी साझेदार है और लाभ का 20% प्राप्त करता है। लाभ का 20% जो है वह ए ही प्राप्त कर लिया है और शेष को उनके निवेश के अनुपात में वितरित किया गया है। शेष को उनके निवेश के अनुपात में जो बचता है उसको निवेश के उनके अनुपात में वितरित किया गया है। तो यदि कुल लाभ का इतना रुपया है तो ए का हिस्सा क्या है, ए का हिस्सा बताना फ्रेंड्स क्या निकल के आएगा। यहाँ से इसको जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ से ए बी सी का रेशियो कितना निकलता है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी का रेशियो कितना है 11 अनुपाते 13 अनुपाते 15। तो बताया गया है कि इतने का लाभ में से पहले तो हम 20% निकाल लेंगे इसका। अगर 87,750 रुपये का लाभ हो रहा है तो इसका 20% आएगा 20/100। तो 1 2 2 0 से 2 0 कट जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा फ्रेंड्स, अगर हम इसको गुणा करते हैं तो 7 5 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14 1 15 और यहाँ से निकल गया 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 8 दूनी 16 1 17, 8 दूनी 16 1 17, 17,550 रुपया तो यहाँ पर आ गया है, सिर्फ यह ए का हिस्सा है। अब कितना बचता है, अगर हम इसमें से इसको घटा देंगे हम तो यहाँ पर निकल के आएगा, घटाते हैं हम तो 5 में से अगर हम 0 में से अगर 0 को घटाते हैं हम, 0 में से 0 0 हो जाएगा, 5 में से 5 चलाएगा 0 हो जाएगा और 7 में से 5 चला जाएगा 2 बचेगा, इधर 7 में से 7 चलाएगा 0 हो जाएगा और 8 में से अगर 1 जाएगा तो 6 बचेगा, 8 में से 1 चला जाएगा तो 7 बचेगा। तो 70,200 रुपया बच गया शेष। जब 70,200 रुपया शेष बच गया तो इसको हमको बांटना है इन सभी में। तो इन सभी में बांटना है 11 13 और 15, 11 13 15, 5 3 8 1 9 और 3 39 बराबर दिया गया फ्रेंड्स 7,200 रुपया। 7,200 रुपया इन सभी में बांटना है। तो यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो 39 13 3 39, 13 3 39 या 13 से 3 बार चला जाएगा। अगर हम इसको काटते हैं 13 5 65, 13 5 65 हो जाएगा, 65 और 5 बच गया 52 हो गया। तो 13 5 65 नहीं जाएगा, 13 3 39, 13 चौका 52, 13 चौका 52 तो यार 4 बार चला गया तो 0 हो जाएगा, डबल 0। तो 3 बराबर इतना आ गया तो 1 बराबर निकल के आएगा फ्रेंड्स। एक रेशियो बराबर कितना निकल के आएगा, एक रेशियो बराबर अगर हम इसको काटेंगे 3 1 9 3, 3 1 9 3, 3 8 24 तो 1800 निकल के आ जाएगा एक रेशियो बराबर। तो 11 रेशियो बराबर कितना आएगा, तो 11 गुणे 18, 11 गुणे 18 करेंगे तो 8 आएगा और 8 1 9 आएगा, 1 आएगा। तो 1000 मतलब ये 19,800 रुपया आ जाएगा यहाँ पर 11 का हिस्सा। 11 का हिस्सा एक तो यह आ गया 19,800 रुपया प्लस 17,550 रुपया। यह दोनों मिलाकर कुल ए का कितना रुपया निकल के आएगा, हम कहेंगे दोनों ए का कुल मिलाकर कितना लाभ हुआ है तो प्लस 17,550। तो 17,550 यहाँ से जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और यहाँ से 5 और 8 करेंगे, 8 4 12 और 8 5, 8 4 12 करेंगे तो 12 आएगा, 12 1 13, 13 3 आ जाएगा, एक आएगा 9 7 16, 16 1 17, 16 1 17 तो 1 1 2 1 1 2 1 3 तो 37,350 रुपया निकल के आ जाएगा। ए का हिस्सा कितना गया फ्रेंड, टोटल वह पाया 37,350 रुपया पाया है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। तो चलते चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला प्रश्न है, यदि निम्न आंकड़ों की माध्यिका 11 है, यदि इन जो सभी आंकड़े दिए गए हैं अगर इनकी माध्यिका क्या है 11 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। हम के का मान के चलते हैं 4 है। अगर के का मान 4 है तो यहाँ पर रख देंगे हम के प्लस मतलब 4 प्लस 6, 6 प्लस 4 क्या 10 निकल जाएगा और 10 प्लस 7 अगर 7 है के का मान तो 7 और 6 करेंगे तो 13 निकल जाएगा, 13 है। अगर 5 है तो 11 हो जाएगा, अगर 6 है तो 12 हो जाएगा,
12 हो जाएगा। तो यहाँ से इनको अगर हमको माध्यिका निकालनी हुई तो इसको हम पहले करते हैं असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते हुए क्रम में इसको हम लिखते हैं। तो बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले जो छोटा वाला सबसे छोटा वाला इसमें क्या दिख रहा है फिर हमको, यहाँ पर 3 दिख रहा है। 3 से बड़ा क्या है, 3 से बड़ा 6 है या 7 है, 6 है। अब उससे बड़ा क्या हो जाएगा फ्रेंड, 3 से बड़ा 7 हो जाएगा, 6 से बड़ा 7 हो जाएगा, 7 से बड़ा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 से बड़ा हम देख रहे हैं 10 हो जाएगा, 9 से बड़ा 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 से बड़ा जो है 15 हो जाएगा, 10 से बड़ा 15 हो जाएगा। ना कि यहाँ पर देखते हैं अगर हम k + 6 का मान निकालते हैं तो यह 15 से छोटा ही आ रहा है और 10 से बड़ा ही आ रहा है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि k + 6 का मान यही बीच में निकल के आएगा। उसके बाद क्या आएगा, 15 आएगा। 15 के बाद फिर यहाँ से देखते हैं फ्रेंड्स, 15 के बाद यहाँ पर अगर 15 आ गया है, 15 के बाद 20 आ जाएगा, 15 के बाद 16 आ जाएगा, 16 भी है तो इसी में 16 आ जाएगा, 16 के बाद 20 आ जाएगा और 20 के बाद 21 आएगा। अगर हमको इसकी माध्यिका निकालनी हुई तो बीच वाली संख्या निकालनी होती है। बीच वाली संख्या क्या है, बीच वाली संख्या 1 2 3 4, 4 इधर से ले जाएंगे और 4 इधर से, 2 2 4, 4 इधर से हो जाएगा। तो बीच वाली जो संख्या बच जाएगी वह A2 संख्या बच, यहाँ पर बच जाएगा। अगर इसकी माध्यिका हम निकालते हैं, माध्यिका बराबर आएगा 10 + k + 6 बटा का 2 बराबर माध्यिका दी गई है 11। इसकी माध्यिका क्या है, 11। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 11 दूना 22 आएगा, 22 बराबर निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से। तो यहाँ से सॉल्व करें 10 6 16 आ जाएगा, 16 + k, तो k बराबर आएगा, k बराबर यहाँ से निकल के आएगा फ्रेंड्स 16 6 22। तो मतलब कि अगर यहाँ से 6 16 उधर ले जाते तो 22 में से अगर 16 चला जाएगा तो यहाँ बच जाएगा k बराबर 6 निकल के आ जाएगा। तो वही हमको निकालना है कि k का मान है क्या निकल के आ जाएगा। तो k का मान क्या निकल के आएगा, k का मान 6 निकल के आ जाएगा। तो 6 के हिसाब से दिए गए, 6 हम कहेंगे विकल्प नंबर डी में दिए गए। तो विकल्प नंबर डी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड्स विकल्प नंबर डी सही आता है तुरंत निकलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं x और y का लघुत्तम समापर्त उनके महत्तम समापर्तक से 204 गुना है। याद उनका महत्तम समापर्तक 12 तथा संख्याओं के बीच का अंतर 60 है। 60 हो तो x + y का मान क्या होगा। अगर हम यहाँ से निकालते हैं फ्रेंड्स महत्तम समावर्त, अगर संख्याओं का जो महत्तम समावर्त वह 12 है, 12 हो जाएगा तो इनका जो संख्याएं हो जाएगी वह 12 हो जाएगी और एक 12 भी हो जाएगी, 12 भी हो जाएगी। अगर हम यहाँ से इन दोनों का अगर निकालते हैं फ्रेंड्स, क्या दिया गया है, HCF निकालने की, HCF बराबर दिया गया है ये 204 गुना है। किसका 204 गुना, महत्तम समापर्तक का। महत्तम समापर्तक कितना है, 12 × 204, 12 × 204। तो HCF अगर हम इन दोनों संख्याओं का HCF निकालते हैं तो HCF क्या संख्या होती है, 12 जो कॉमन होता है वह एक बार होता है और ए बी बच जाएगा, एक बी। तो इतना बराबर दिया गया है 12 × 204, 12 × 204। तो यहाँ से ए बी बराबर निकाल लेंगे। तो ए बी बराबर निकल के 12 इधर भी है, 12 इधर, 12 12 कट जाएगा तो 204 निकल के आ जाएगा, 204 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से बात करते हैं फ्रेंड्स 204 निकल के आ गया है। अब बताया गया है कि इनके बीच का अंतर, अगर इनके बीच का अंतर निकालना हुआ तो 12a - 12b, 12a - 12b बराबर दिया गया है 60। अगर यहाँ से 12 हम कॉमन लेते हैं तो a - b बराबर निकल के आएगा 60। तो 12 पंचे 60, तो a - b बराबर निकल के आएगा फ्रेंड्स 5 निकल के आ जाएगा, 5 निकल के आ जाएगा। तो ऐसी दो संख्याएं हमको निकालनी है कि अगर गुणा करें तो 204 आएगा और जोड़े या घटाए 5 आएगा। तो हम कहेंगे हम 204 का निकाल लेते हैं एलसीएम, 204 का हम निकाल लेते हैं एलसीएम। 204 का एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है, इसको हम 4 से भागा देंगे, 4 से भागा देने पर आ जा रहा है 5 चौक 20 और 4 एक अन्नम 4। अब इसको 3 से भागा देंगे तो 3 से भागा देने पर यह जा रहा है 3 एक अन्नम 3, 3 एक अन्नम 3 और 2 बच गया 21 होगा, 7 3 21, तो 17 बार जा रहा है। तो यहाँ से देखते हैं फ्रेंड्स 4 3 12 और 17, 12 और 17 का अंतर कितना आ रहा है फ्रेंड्स, हम कहेंगे 5 निकल के आ रहा है। 12 17 का अंतर कितना है, 5 है और गुणा करेंगे तो इतना निकल के आएगा। तो ए बराबर मतलब कि क्या हो जाएगा, अगर हम ए बराबर निकलते हैं तो ए बराबर 17 हो जाएगा और बी बराबर हो जाएगा 12। तो इसका मान कितना 5 निकल के आ जाएगा। तो वही हमको निकालना है कि संख्याओं के बीच x + y का मान कितना होगा। x + y का अगर हम 17 + 12 करते हैं, 17 + 12 और बराबर कितना निकल गया 7 2 9, 7 2 9 और 1 1 2, 1 1 1 1 2 आ जाएगा।
2 आ जाएगा, 2 और गुणे में कितना निकल गया, 12 निकल के आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम का गुणा वो एचसीएफ का हम गुणा नहीं करेंगे 12 का, तो 12 गुणे कर देंगे हम यहाँ से 29 गुणे 12 करने पर कितना आएगा। अंत में इकाई वाले अंक से हम जाते हैं, 9 दूनी 18, इकाई के अंक पर 8 निकल के आने वाला है। इकाई के अंक पे 8 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया गया, किसमें, विकल्प नंबर डी में, तो हम कहेंगे विकल्प नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स विकल्प नंबर डी सही आता है, तुरंत हम निकलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, याद ये आंकड़ों दिया गया है, आंकड़े इस प्रकार से दिया गया, तो इसकी माध्यिका, बहुलक और परास ए बी सी हैं, तो 3a - 2b + c का मान ज्ञात कीजिएगा। तो अगर इस प्रकार का कोई आंकड़ा दिया रहता है तो इसको सबसे पहले हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। आरोही क्रम मतलब क्या होता है, आरोही क्रम फ्रेंड्स होता है बढ़ते हुए क्रम में, किसी भी संख्या को हम बढ़ते हुए क्रम में इसको हम लिख देंगे। तो बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले क्या होता है, 1 आता है, 1 तो इसमें दिया कि नहीं है, उससे बड़ा क्या होता है, 2 आता है, 2 यहाँ से देखते हैं, 2 यहाँ पर हो जाएगा, 2 इस है, 2 से बड़ा क्या होता है, 3 होता है, 3 एक बार है, 1 2 और 3, 3 3 बार है, 1 2 3। उससे बड़ा क्या होता है फ्रेंड्स, उससे बड़ा होता है 4, 4 कितनी बार है, 1 बार है और 1 बार है, 2 बार है, 4 2 बार है। 4 से बड़ा क्या होता है, 5 होता है, 5 एक बार दिया गया है और 5 कहीं नहीं आ रहा है, तो 5 एक बार हो जाएगा। 5 के बाद क्या आता है फ्रेंड, 6 आता है, 6 यहाँ पर दिया गया है, 6 यहाँ पर नहीं दिया गया है। 6 से बड़ा क्या आता है फ्रेंड, 7 आता है, 7 दिया गया है एक बार, 7 एक बार दिया गया है। 7 से बड़ा क्या आता है फ्रेंड, 7 से बड़ा 8 हो जाएगा, 8 एक बार दिया गया है और एक बार दिया गया है। 8 जो है 2 बार दिया गया है, 2 बार हो जाएगा। उससे बड़ा क्या आ जाएगा फ्रेंड, उससे बड़ा 10 9 आएगा, 9 से बड़ा 10 आएगा, 10 से बड़ा यहाँ पर 12 आ जाएगा, सब निकल दे, 10 से बड़ा 12 आ जाएगा, 12 से बड़ा फिर सबसे बड़ा 17 आ जाएगा। अगर हमको इसकी माध्यिका निकालनी हुई, माध्यिका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, बीच वाली संख्या, माध्यिका मतलब बीच वाली संख्या। तो बीच वाली संख्या अगर हम अंत से 1 काटते हैं तो शुरू से भी 1 काटेंगे, अंत से 1 काटेंगे फ्रेंड्स, शुरू से 1 काटेंगे, अंत से 1 काटेंगे, शुरू से 1 काटेंगे, अंत से 1 काटेंगे, शुरू से 1 काटेंगे, फिर अंत से 1 काटेंगे, फिर शुरू से 1 काटेंगे, फिर अंत से 1 काटेंगे, फिर शुरू से अंत से। तो बीच वाली की संख्या कितनी निकल गई फ्रेंड्स, यहाँ से 7 और 5 आ गई है। तो माध्यिका बराबर कितना आएगा, ए बराबर आएगा 5 + का 7/2, 5 + का 7/2, 7 5 12/2, मतलब कि 6 निकल के आ जाएगी इसकी माध्यिका 6 निकल के आ गई। अगर हम यहाँ से बहुलक याद करते हैं, बहुलक मतलब क्या होता है, इन सभी में सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, हम कहेंगे सबसे ज़्यादा बार जो है 3 आया, 3 जो है वह 3 ही बार आया है। तो बहुलक निकल के आएगा फ्रेंड्स, यह है माध्यिका बराबर निकल के आएगा ए। तो बहुलक मतलब कि बी बराबर निकल के आएगा फ्रेंड्स, बी बराबर निकल के आएगा, जो बहुलक है सबसे ज़्यादा 3 है, 3 हो जाएगा। और उसके बाद है हमको निकालना है परास। परास क्या होता है, परास फ्रेंड्स होता है, परास जो होती है वो अंत वाली संख्या माइनस का फर्स्ट वाली संख्या। तो अंत कितना है, 17 है और 2 यहाँ पर फर्स्ट 2 है, तो 17 - 2 करेंगे तो परास इसका निकल गया, 17 - 2 करने पर इसका जो मान निकल के आएगा वो 15 निकल के आ जाएगा। परास का मान 15 है और बी मतलब कि परास कितना, सी बराबर है। तो यहाँ से हम इसका मान नहीं निकाल पाएंगे, इसका मान निकाल लेंगे हम, यहाँ से मान रख देंगे हम 3a - 2b + का c। तो 3a मतलब क्षेत्रिक 18 माइनस का 2b मतलब कि 3 दूनी 6 + का c मतलब 15, 18 में से 6 जाएगा 12 + 15, तो 12 + 15 करेंगे 27 निकल के आ जाएगा। तो 27 के विकल्प में दिया गया फ्रेंड्स, 27 दिया गया विकल्प नंबर ए में, तो विकल्प नंबर ए सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स विकल्प नंबर ए सही आता है, हम तुरंत भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है वह दिया गया, ए और बी एसिड और पानी के विलयन है। ए और बी में पानी और एसिड का अनुपात क्रमशः 4:5 और 1:2 है। यदि ए के x लीटर और बी के y लीटर के साथ मिलाया जाता है तो मिश्रण में पानी और एसिड का अनुपात 8:13 हो जाता है। तो x और y का अनुपात क्या निकल के आएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर 4:5 है और 1:2 है। यह है एसिड मतलब कि एल्कोहल और वाटर का विलयन है, या एल्कोहल और वाटर का विलयन है। तो यहाँ पर जो इसका दोनों का आएगा, दोनों का जो मिक्सर कर दें वह हम 8:13 के अनुपात में आएगा। या ए है पार्ट, या ए है और या बी है, और इसको दोनों को मिलाकर यहाँ पर सी बन रहा है मिक्सर करने पर। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है फ्रेंड्स, या एल्कोहल है और वाटर है।
तो जो हमको निकालना है, हमको सिर्फ या तो एल्कोहल में लगा दें या हम वाटर में लगा देते हैं। हम यहाँ से लगाएंगे एल्कोहल में। एल्कोहल में लगाने पर फ्रेंड्स यहाँ से निकल के आएगा, अगर हम एल्कोहल की बात करते हैं तो एल्कोहल में अगर हम लगाएंगे तो एल्कोहल की मात्रा यहाँ पर कितनी है, 5 4 9, 5 4 9, 4/5, 5 और 4 टोटल निकल के आएगा यहाँ से 9, टोटल निकल के आएगा 9। अगर हम यहाँ से एल्कोहल की मात्रा निकालते हैं तो एल्कोहल में हम लगा, एल्कोहल यहाँ पर भी आएगा, एल्कोहल यहाँ पर भी आएगा और एल्कोहल यहाँ पर भी आएगा। तो यहाँ से निकालते हैं फ्रेंड्स 5 4 9, 5 4 9 आ गया, तो 9 4/9, 4/9। तो यहाँ से एल्कोहल कितना है, 2 1 3, मतलब 1/3 है। आगे 8 और 13 करेंगे तो 8 + 13 करेंगे तो कितना है फ्रेंड्स, 8 13 21 आएगा। 21 फ्रेंड्स करेंगे, उसके बाद 21 8/21। तो इसका हम निकाल लेंगे फ्रेंड्स 9 3 और 21 का एलसीएम। 9 3 21 का एलसीएम क्या निकल के आएगा, 63 निकल के आएगा। 63 से गुणा इसमें कर देंगे हम, और 63 का गुणा इसमें कर देंगे, और 63 का गुणा हम इसमें कर देंगे। तो 63 का गुणा करने पर यहाँ से निकल के आएगा 9 7 63, 9 4 63, और 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 करना 21 3 63, और 21 3 63 निकल के आ जाएगा। तो 8 3 24 हो जाएगा यहाँ पर। 8 3 फ्रेंड्स कितना निकल जाएगा यहाँ पर देख रहे हैं 8 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 21 आएगा, और 8 3 24। इन सभी को हम घटा देते हैं आपस में। तो घटाने पर यहाँ पर कितना रहा, अगर हम 21 में से 24 में से 21 चला जाएगा तो 3 बचेगा, और 28 में से 4 चला जाएगा तो 28 में से 24 चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 4। तो हम कहेंगे 3:4 के अनुपात निकल के आ जाएगा। एक्स और वाई का मान कितना निकल के आएगा फ्रेंड्स, 3:4 का मान आएगा। तो 3:4 किस में दिया, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड विकल्प नंबर ए सही आता है, हम तुरंत निकलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ से हमने एल्कोहल में भी लगाया है, अगर आप चाहे तो पानी में भी लगा, मतलब वाटर में भी आप लगा सकते हैं। वाटर में लगाने पर क्या होगा, 5 4 9, मतलब 5/9। एक पार्ट की वैल्यू कितनी है, 5/9 आएगा। तो यहाँ से भी लगा देंगे, इसमें भी। तो ऐसे हम लगा देंगे, वाटर में भी हम लगा देंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 2400 मतलब कि 246.8 रुपये में बेचने पर लाभ जो है 216 रुपये में बेचने पर हुई हानि की राशि से 20% अधिक है। 20% अधिक है यदि वस्तु 220.75 रुपये में बेची जाती है, तो लाभ या हानि प्रतिशत निकटतम पूर्णांक के सही क्या है, निकटतम पूर्णांक के सही क्या है। तो यहाँ से हम देखते हैं फ्रेंड्स, सीपी जो आ जाएगा वह इन दोनों के बीच में आएगा। सीपी की बात करते हैं तो यहाँ से जो है रुपये में बेचने पर लाभ, कितने में बेचने पर, 246.8 रुपये में बेचने पर जो यहाँ से लाभ हो रहा है, यहाँ पर लाभ हो रहा है वह, अगर हम हानि कितने पर हो रही है फ्रेंड्स, यहाँ पर हानि जो हो रही है वह 246 रुपये की हो रही है, 216 रुपये की हो रही है। तो यहाँ से या इसका 20% अधिक, 20% मतलब कि 1/5। अगर यह फ्रेंड्स 5 है तो यह 6 आ जाएगा, या 5 है, या अगर 5 है तो यह 6 आ जाएगा। यह 6 अगर 5x है तो यह 6x की वैल्यू दी गई। तो 6x की वैल्यू इतना दी गई, 5x की वैल्यू इतना दी गई फ्रेंड्स। तो यहाँ से बेची गई है, तो कितने में बेची गई है, अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो यहाँ से हम सीपी निकाल लेंगे। सीपी कैसे निकालेंगे, सीपी यहाँ से अगर हम इसको घटा देते, लाभ हो रहा है तो लाभ में से अगर इसको हम घटा देते तो सीपी निकल के आएगा। अगर हानि हो रही है तो हानि हो रही है, हम सीपी में से इसको घटा देंगे तो फ्रेंड इतना निकल के आ जाएगा, मतलब कि यह लाभ निकल के आ जाएगा। या कहते हैं हम 216 में 5x को हम जोड़ देते हैं, तब भी सीपी निकल के ही आएगा। तो यहाँ से हम 246.8 और माइनस का 6x बराबर 216 प्लस का 5x, यहाँ से हम निकाल लेंगे x का मान। तो यहाँ से 11, 6 और 5 11x आएगा। 11x बराबर निकल के आएगा 30.8, 30.8, क्योंकि यहाँ इधर चला जाएगा माइनस में आएगा। माइनस में 246 में से 216 चला जाएगा, 246 में से 216 चला जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 30.8 बच जाएगा। तो x बराबर कितना निकल जाएगा, x बराबर यहाँ से निकल के आएगा फ्रेंड्स 2.8, x बराबर 2.8 निकल के आएगा। हमको निकालना है 5x की वैल्यू। 5x की वैल्यू कितना निकल के आएगा, 5x की वैल्यू अगर निकालेंगे हम तो 5x की वैल्यू 28 पंचे, 28 पंचे तो मतलब कितना आएगा, 140 आएगा। 140 आएगा तो एक अंक पर दशमलव लगा दें तो 14 निकल के आ जाएगा। 5x बराबर 14 आ गया है।
हमको निकालना है फ्रेंड्स, यहाँ से सीपी हम निकाल लेंगे। सीपी बराबर कितना आएगा, 216 प्लस 14, 216 प्लस 14 कर देंगे तो यहाँ सीपी निकल के आएगा। तो 6 4 10 और 1 1 2 1 3, 230 निकल के आएगा या सीपी। तो कहा गया है इसको हम बेच रहे हैं 220 रुपये में, 220.75 रुपये में बेच रहे हैं। तो यहाँ से जो है हानि कितनी को हो रही है फ्रेंड, तो हानि हो रही है यहाँ से आगे हम देख रहे हैं जो हानि हो रही है वह 9 दशमलव कितनी की हो रही है फ्रेंड, 9.25 रुपये की हो रही है हानि, 9.25 रुपये की हानि हो रही है। तो कितने में हो रही है हानि, हम कहेंगे 230 में हो रही है, गुणे 100 गुणे 100%। यहाँ बचता है फिर यहाँ पर 2 जीरो करिएगा तो बचता है क्या, 925 बटा 230, 925 और 230 को हम जैसे काटेंगे तो यह लगभग जाएगा, हम कहेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो यह 800 मतलब 860 हो जाएगा, 860 हो जाएगा। तो यह 4 दशमलव समथिंग कुछ आएगा, तो 4 दशमलव समथिंग कुछ आएगा, उसका मतलब नहीं हमको निकालना है निकटतम पूर्ण संख्या पर। तो यहाँ पर देख रहे हैं पूर्ण संख्या दी गई सिर्फ 4%, तो लॉस हो रहा है यहाँ पर 4% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, क्योंकि जो है पूर्ण संख्या में है। तो पूर्ण संख्या कितनी है, 4% का लॉस निकल के आ जाएगा। तो 4% का जब लॉस निकल के आ गया फ्रेंड्स, तो चलते हैं तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, एक समलंब चतुर्भुज का परिमाप 104 सेंटीमीटर है, यदि इसकी असमांतर भुजाओं में प्रत्येक की माप 20 सेंटीमीटर है और इसकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होगा। सेंटीमीटर स्क्वायर कितना निकल के आ जाएगा अगर हम समलंब चतुर्भुज बनाते हैं। तो समलंब चतुर्भुज कुछ इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से समलंब चतुर्भुज होता है फ्रेंड्स, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि आगे एक समांतर समलंब चतुर्भुज जो है इसका परिमाप जो है 104 सेंटीमीटर का है, 104 सेंटीमीटर का परिमाप है। अगर हम इस भुजा को x मान लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी x से निकल के आ जाएगी, x से निकल के आएगी। अभी हमको a वाली दूरी नहीं पता है। तो बताया गया है इसकी समांतर भुजाओं में प्रत्येक की माप जो है वह 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। समांतर भुजा कौन सी है, ये वाली है, ये 20 सेंटीमीटर की है और ये भी 20 सेंटीमीटर की है। इसकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी जो है 16 सेंटीमीटर है, ये 16 सेंटीमीटर है। तो हमको ये वाली दूरी नहीं पता चल सकती है, ये वाली दूरी क्यों नहीं पता चल सकती है, तो कैसे पता चलेगी। अगर हम यहाँ से 20 का वर्ग कर देते हैं और -16 का वर्ग कर देते हैं तो यहाँ से जो निकल के आएगा वह इसका वर्ग निकल के आएगा। तो 20 का वर्ग होता है 400, 16 का वर्ग निकलता है फ्रेंड्स, 16 का वर्ग अगर करेंगे हम यहाँ से तो 256 होता है। 16 का वर्ग कितना निकलता है, 256 होता है। 256 जैसे घटाएंगे हम इसमें से तो 10 में से 6 चला जाएगा, 4 बचेगा और यहाँ बच जाएगा 9, 9 में से 5 चला जाएगा, 4 बचेगा और 3 में से 1 जाएगा, 2 जाएगा, 1 बचेगा। 144, 144 किसका वर्ग है, हम कहेंगे यहाँ 12 का वर्ग है। यहाँ पर 12 आ जाएगा और यहाँ पर भी 12 आ जाएगा, 12 12 निकल के आ जाएगा। तो अब इसका हम परिमाप नहीं निकाल सकते हैं, परिमाप बराबर का निकल के आएगा फ्रेंड, परिमाप बराबर हो जाएगा, परिमाप बराबर निकल के आया यहाँ से। अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं तो परिमाप बराबर 20 12, 20 और 12 और प्लस का 12, 12 12 24 और 20 20 40, 24 और 40 कर देंगे यहाँ से तो यहाँ से निकल के आने वाला 64, 64 निकल कर 64 प्लस x यहाँ पर, x यहाँ पर, 64 प्लस 2x बराबर दिया गया है 104 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम x बराबर नहीं निकाल रहे, 2x बराबर निकल जाएगा। अगर हम 104 में से 64 को घटाते हैं तो 4 में से 4 चला जाएगा, 0 बच जाएगा और 10 में से 6 चला जाएगा तो 4 बचेगा, 40 हो जाएगा। तो x बराबर 20 निकल के आएगा, x बराबर 20 निकल के आ जाएगा। तो x बराबर यहाँ पर हम 20 रख देंगे और यहाँ पर भी x बराबर 20 रख देंगे। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो समलंब चतुर्भुज का इसका क्षेत्रफल निकालना है कि इसका क्षेत्रफल कितना निकल के आ जाएगा। तो क्षेत्रफल बराबर समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है फ्रेंड्स 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो ऊंचाई यहाँ से समांतर भुजाओं का योग गुणे यहाँ पर ऊंचाई निकल के आ जाएगी। तो 1/2 समांतर भुजाएं कितनी है, समांतर भुजाएं हम कहेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर 12 12 24 और 20, 12 12 24 और 20 करेंगे तो 44 से निकल के आएगा, 44 प्लस का 20। तो 44 प्लस का 20 करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर 44 प्लस का 20 और गुणे में जो है इसका ऊंचाई कितनी है फ्रेंड्स, इसकी ऊंचाई 16 है, गुणे 16। तो यहाँ से हम काट देंगे, 8 भर जाएगा,
और इसको काटेंगे फ्रेंड्स 16 और 16 44 प्लस 20 करेंगे तो यार निकल के आएगा 64। 64 गुणे 8 करेंगे हम, 64 अट्ठे कितना होगा 8 का क्यूब, 8 हटाए 64, 64 अट्ठे हो जाएगा फ्रेंड्स 512। 512 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल 512 किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर विकल्प नंबर डी सही आता है तुरंत निकलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दिया गया है, संख्या 823 P2Q 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाज्य हैं। 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाज्य होने का नियम क्या फ्रेंड्स, अगर कोई भी संख्या 7, 11, 13 से पूरी तरह से विभाजित है तो 13 सत्ते कितना हो जाएगा, 13 सत्ते हो जाएगा हम कहेंगे 91 गुणे 11। अगर 91 गुणे 11 है तो 9 1 आ जाएगा, तो 9 1 10 और 1 1 9 1 10, तो 10 11 मतलब 10 0 1 मतलब 1001 से वह पूरी तरह से विभाज्य होगी। तो 1001 से पूरी तरह विभाज्यता का नियम क्या होगा फ्रेंड, तो 1001 से अगर कोई संख्या विभाज्य होगी तो इस फार्म में होगी, किस फार्म में, ABC और ABC के फार्म में होगी, वह इसी फार्म में निकल के आ जाएगी। मतलब कि वह जो है रिपीटिशन हो जाएगा 3-3 अंक बाद, तब हम कहेंगे वह संख्या 1001 से विभाज्य होगी। तो यहाँ से जिसे हम रिपीटिशन करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और Q बराबर P बराबर निकल के आएगा 8 और Q बराबर निकल के आएगा 3, Q बराबर निकल के आएगा 3 निकल के आ जाएगा। तो हमको निकालना है P माइनस Q, P बराबर है 3, 8 है और Q बराबर 3 है, 8 माइनस का 3 बराबर का 5 निकल के आ जाएगा। तो इसका मान क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, इसका मान 5 आ जाएगा। 5 किस ऑप्शन में है, 5 ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही ऑप्शन नंबर सी सही आता है फ्रेंड्स तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 31 का जो है 31 का 47 घात और 43 का 47 घात को 37 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना होगा, शेष फल कितना निकल के आ जाएगा। अगर संख्या दी गई फ्रेंड्स a की पावर n प्लस b की पावर n, अगर इस फॉर्म में दी गई है तो यह डिवाइड होगी फ्रेंड्स। अगर यह डिवाइड होगी, किससे डिवाइड होगी, अगर n बराबर एक विषम संख्या है, n विषम है, अगर n एक विषम है जो कि यहाँ पर विषम दिया गया है, विषम है तो यह किससे विभाजित होगी, या हम कहेंगे a प्लस b से विभाज्य होगी, a प्लस b से विभाज्य होगी, a प्लस बी से विभाज्य हो जाएगी। तो यही नियम यहाँ पर हम लगा देंगे। तो जैसे हम a प्लस बी से इसको विभाज्य करेंगे हम, तो a प्लस बी मतलब कि 31 प्लस का 43, 31 प्लस 43 करेंगे तो 3 1 4 आएगा और 4 3 7 आएगा, 74। 74 करेंगे, 74 कितने का होता है, हम कहेंगे 37 गुणे 2 करने पर 74 हो जाएगा, 37 गुणे 2 करने पर 74 हो जाएगा। तो यह जब 74 से विभाज्य है तो हम कहेंगे यार 37 से भी विभाज्य हो जाएगी, 37 से विभाज्य हो जाएगी, जो रिमाइंडर आएगा शेष आएगा। रिमाइंडर कितना निकल के, जब पूरी तरह से विभाज्य हो गया तो रिमाइंडर 0 निकल के आ जाएगा। तो 0 किस विकल्प में, ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए सही आता है तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है क्वाइंस सिक्कों का, मतलब कि सिक्कों का प्रश्न है। जैसे एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे कितने कितने का भरा गया, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:, कितना है संख्या का अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:2:4 है। अगर हम 1 रुपये के एक सिक्कों की बात करते हैं तो कितना मान निकल के आएगा इसका, तो 1 रुपये आएगा। अगर 50 पैसे का 2 सिक्के हैं तो इसका मान जो निकल के आएगा वह 1 रुपया ही निकल के आएगा, 1 रुपया इसका जाएगा। तो 25 पैसे अगर 4 सिक्के हैं तो यह इसका मान भी 1 रुपया निकल के आ जाएगा। तो इतना बराबर फ्रेंड दिया गया है, तो इन सब का मान कितना दिया गया है, 225 रुपया दिया गया है। तो यहाँ से कितना आ रहा है, 1 2 3, 3 बराबर दिया गया है 225, तो 1 बराबर नहीं निकाल सकते हम। 1 बराबर कैसे निकलेंगे, तो इसको काटेंगे हम, 7 3 21, 7 3 21, 7 5 15, मतलब कि 3 5 15, तो यहाँ से 75 निकल के आएगा। 1 बराबर 75 आ गया है। तो हमको निकालना है उसमें 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। अगर हम सिक्कों की संख्या निकालते हैं तो सिक्कों की संख्या 50 पैसे के 2 हैं, तो 1 बराबर 75 आ गया, तो 2 बराबर हम नहीं निकाल सकते हैं। 2 बराबर कितना निकल गया, यहाँ से गुणे 2 कर देंगे, तो 75 दूना 150। तो जो है वह 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी फ्रेंड्स, हम कहेंगे 150 है। 150 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड्स विकल्प नंबर ए सही आता है तुरंत हम निकल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध और पानी के 56 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है वह 5:2 है। दूध और पानी का अनुपात कितना है, 5:2 है। दूध और पानी के अनुपात को 7:2 करने के लिए कितना है, दूध और पानी का मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वह 5:2 दिया गया है।
कहा गया इसको 7:2 करने के लिए, 7:2 करने के लिए उसमें बताया गया है कितना कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है। क्या मिला रहे हैं फ्रेंड्स? दूध मिला रहे हैं, हम दूध को मिला रहे हैं। तो यहाँ से नए मिश्रण में मौजूद दूध की मात्रा क्या होगी? दूध की मात्रा नए मिश्रण में क्या निकल के आ जाएगी? अगर बात करते हैं यहाँ से टोटल लीटर, टोटल दूध की, तो टोटल दूध यहाँ से 5 और 2 वही तो शुरुआत में थी। तो शुरुआत में कितना था? 5 और 2 7 बराबर दिया गया 56, तो 1 बराबर 8 निकल के आ जाएगा, 1 बराबर 8 आ जाएगा। तो यहाँ से फ्रेंड्स देखेंगे हम, अगर 7 क्या मिला रहे हैं? दूध मिला रहे हैं। जो हम मिला रहे हैं उसके बाद जिसको नहीं मिला रहे, जिसको हम छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, वह उसको सेम करना पड़ेगा। तो देख रहे हैं अगर हम वाटर में, पानी में कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं तो पानी की मात्रा यहाँ पर भी 2 थी, यहाँ पर भी 2 थी, हम कहेंगे समान थी, पानी की मात्रा 2 जगह समान थी। अब यहाँ से कितना दूध हो रहा है? हम कहेंगे दूध जो है वह 5 से 7 हो रहा है, 5 से 7 हो रहा है। तो यहाँ पर 2 रेशियो की बढ़ोतरी हो रही है। तो 1 रेशियो बराबर देख रहे हैं 8 है, तो 2 रेशियो बराबर कितना निकल के फ्रेंड्स यहाँ से? तो 2 रेशियो बराबर निकल के आएगा 16 निकल के आ जाएगा। तो कहा गया नए मिश्रण में मौजूद दूध की मात्रा क्या होगी? नए मिश्रण में मौजूद दूध की मात्रा क्या निकल के आ जाएगी? दूध की अगर 1 रेशियो बराबर 16 है, अगर 1 रेशियो बराबर 8 है, तो हमको निकालना है 7 रेशियो का वैल्यू। 7 रेशियो की वैल्यू कितनी निकलेगी? 7 8 56, 7 8 56, और यहाँ पर अगर 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 लीटर पानी है, तो 56 लीटर दूध निकल के आ जाएगा। तो नए में कितना है फ्रेंड्स? नए में हम कहेंगे यहाँ पर 56 लीटर आ जाएगा। 56 लीटर किस ऑप्शन में है? 56 लीटर ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, क्योंकि मौजूद तो यही तो है, नए मिश्रण में मौजूद दूध की मात्रा, नए मिश्रण तो यही तो है, यही वाला तो 7:2। तो इसमें कितना दूध है? हम कहेंगे 56 लीटर दूध है। जिसे फ्रेंड 56 लीटर सही आता है। तुरंत हम निकल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला प्रश्न होने वाला है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, याद यक्स जो है वह 12.8 और 64.8 का मध्यानुपाती है। अगर किसी भी 2 संख्याओं का अगर हमको मध्यानुपाती निकालना हुआ, तो मध्यानुपाती का जो फार्मूला था, अगर कहीं दिया गया है ए बी 2 संख्याएं हैं, इसका हमको मध्यानुपाती निकालना है। मध्यानुपाती निकालने का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? √AB होता है, √AB होता है। और बताया गया है y जो है या इन सभी का तृतीय अनुपाती है। अगर कहीं पर 2 संख्या दिया है, ए बी दिया है, इनका तृतीय अनुपाती निकालना हुआ फ्रेंड्स, तो तृतीय अनुपाती निकालने का जो फार्मूला होता है, तृतीय अनुपाती निकालने का फार्मूला क्या होता है? मतलब b को 2 बार गुणा कर देंगे, b गुणे b, और बटे में लिख देंगे फ्रेंड्स हम a, बटे में क्या लिख देंगे? a से हम भागा दे देंगे, तो यह हो जाएगा तृतीय अनुपाती निकल के आ जाएगा। यही इसमें भी कर देंगे फ्रेंड्स। जब इसमें भी हम इसी को कर देंगे तो यहाँ से मध्यानुपाती आएगा, मध्यानुपाती 1 राशि a आएगा। तो मध्यानुपाती अगर हम इन दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं, x बराबर इन दोनों का हम गुणा कर देंगे 12.8 गुणे 64.8, तो यहाँ से निकल के आएगा y बराबर क्या निकल के यहाँ इसमें y बराबर निकल के आ जाएगा 576, मतलब कि 57.6 गुणे 57.6, बटे में आ जाएगा 38.4। यहाँ पर हम 2x बटे y का मान रख देंगे, 2x का मान इतना रख देंगे, मतलब कि इसमें 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा? 12.8 गुणे 64.8, तो बटे में कितना निकल गया? बटे में आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर y बराबर कितना है? 576.6 गुणे 57.6 बटे का 38.4। जब इसको फ्रेंड्स हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर यहाँ पर जो निकल के आएगा वही निकल के आ जाएगा इन दोनों का अनुपात। इन दोनों का अनुपात जो निकल के आएगा फ्रेंड्स, बस आपको कैलकुलेशन आप करना है। कैलकुलेशन इसका टफ है, तो आप कोई टफ नहीं है, हम कर सकते हैं, मगर समय नहीं है। चलते हैं फ्रेंड्स आज नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न होने वाला होमवर्क का। होमवर्क के प्रश्न को आपको फ्रेंड्स कमेंट करके बताना होता है कि इसका सही जवाब क्या निकल के आ जाएगा। जैसे प्रश्न दिया गया है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर प्रत्येक जो है x% के 2 क्रमागत छूट जो है वह RS 350 के एकल छूट के बराबर है। 2 क्रमागत छूट दी गई है, बताया गया है वह 350 रुपए के छूट के एक छूट के बराबर है। यदि जो है वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है, तो यक्स का मान क्या होगा? यक्स का मान
क्या निकल के आएगा। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि एक्स मान क्या निकल के आएगा। ए वाला 20% आएगा, कि बी वाला 27.5% आएगा, कि सी 25% आएगा, कि डी जो है 22.5% निकल के आ जाएगा। तो इनमें से कौन सा सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो धन्यवाद दोस्त, अगर आपको यह प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही डेली वीडियो पाने के लिए।